तो नमस्कार दोस्तों, तीसरे पार्ट में स्वागत है। लेकिन दूसरे पार्ट का रिकैप करते हैं। तो हमने जैसा बताया कि जब हम प्लान बनाने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कब से होगी, तो वो अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में 2 ग्राम सभा की बैठकें होंगी, जिसमें एक में हम संकल्प लेंगे कि हम अपनी ग्राम पंचायत को कौन से थीम के अंतर्गत प्लानिंग बनाएंगे, और यहाँ पे 31 दिसंबर वाली जो बैठक होगी, यानी जो दिसंबर के मिड माह में होगी, उसमें हम उस प्लान को अप्रूवल प्रदान करेंगे। तो यानी योजना बनाने का जो समय है, जैसे मान लीजिए कि अब हमें 26-27 की योजना बनानी है, तो इस साल यानी 25 में यह अक्टूबर के महीने से बनना शुरू हो जाएगा। 31 दिसंबर तक हमको कंप्लीट करना है। पहला बैठक हमें अक्टूबर माह में, दूसरा बैठक हमें दिसंबर माह में करना है। पहले बैठक में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमें अपने गांव को कहाँ लेके जाना है। अलग अलग विभागों के द्वारा, कर्मियों के द्वारा प्रेजेंटेशन होगा, तथ्य रखे जाएंगे, और दिसंबर वाली बैठक में उसको अप्रूव किया जाएगा। तो जीपीडीपी से पहले क्या करना है, जीपीपीएफटी टीम का गठन करना है, उसको ओरिएंटेशन करना है। किस पे ओरिएंटेशन करना है कि ग्राम पंचायत विकास योजना कैसे बनेगी। ग्राम पंचायत विकास योजना की जब प्रक्रिया शुरू हो, उससे पहले एसएमसी के द्वारा एसटीपी प्लान, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, बीएचएमसी के द्वारा हेल्थ प्लान, वीएसएससी के द्वारा बीपीआरपी। इसको फिर से मैं दोहरा दूं, पहले इसको बोला जाता था विलेज प्रॉस्पेरिटी, सॉरी पहले बोला जाता था विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, यानी ग्राम गरीबी न्यूनीकरण योजना। अब इसको बोला जाता है विलेज प्रॉस्पेरिटी रेजिलियंस प्लान, यानी ग्राम समृद्धि लचीलापन योजना। ग्राम रोजगार सेवक की जिम्मेदारी है कि गांव वालों के सहयोग से मिल करके लेबर बजट बताएं, और हर विभाग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जो स्थिति है और क्या वो करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, उसका योजना बना करके ग्राम पंचायत को दे दें। फॉरेस्ट एक्ट के तहत हमारे यहाँ कुछ पंचायतें ऐसी जैसे सोनभद्र हो गया, बहराइच वगैरह हो गया, जहाँ पे समिति का गठन किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी है कि ग्राम की जो फॉरेस्ट से संबंधित योजना है उसको बना करके भी ग्राम पंचायत को दे दे। यहाँ पे हमने ये भी चर्चा किया था कि जीपीपीएफटी में इसके और जा करके और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करने के लिए हमको क्या करना है, वार्ड पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम का गठन करना है। गठन में हमने बताया था कि प्रधान या सरपंच के नेतृत्व में होगा, जिसमें ग्राम पंचायत का सचिव होगा, वर्तमान सदस्य होंगे, पिछले सदस्य होंगे जो पिछले कार्यकाल में रहे हैं, फिर उसके बाद से युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्राम पंचायत के कर्मी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कर्मी, सीएसआर के प्रतिनिधि, एनजीओ के प्रतिनिधि, और इस प्रकार के जो भी वहाँ पे विकास के कार्यों में लगे हुए हैं, उन सबका मिला करके 15 से 20 लोगों का एक टीम होगा, जो ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम होगा, वो पूरी प्रक्रिया को फैसिलिटेट करेगा। तो अब हम आते हैं तीसरे पार्ट में, जहाँ पे हम ये देखेंगे ग्राम पंचायत विकास योजना कैसे बनती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपसे शेयर कर दूँ कि जब भारत सरकार ने गाइडलाइन निकाली थी मई के महीने में 2015 में, और उसमें यह मेंशन किया था कि नवंबर से पहले हर राज्यों में गाइडलाइन बन जाए, तो उसी समय हम लोगों को यूनिसेफ और उत्तर प्रदेश पंचायती राज के साथ मिलकर के काम करने का अवसर मिला, और हम लोगों ने जो 10 स्टेप्स थे जीपीडीपी बनाने की, उसको हम लोगों ने 5 भागों में बांटा सबकी सहमति से। और देखें तो वही 5 भाग को अगर हम इलेबोरेट करें तो चाहे 10 बना दें चाहे 12 बना दें, वो एक्टिविटीज है। लेकिन मूलतः क्या है कि जो जीपीडीपी बनाने की प्रक्रिया है, यानी कि इस तीसरे पार्ट में जीपीडीपी के दौरान हम क्या करेंगे, यानी प्रक्रिया पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला काम है हमें वातावरण सृजन। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक पर चर्चा करेंगे। वातावरण सृजन या माहौल बनाना। कैसा माहौल बनाना, ताकि पूरे गांव में मैसेज जाए और सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो। तो यहाँ पे इसका मुख्य मकसद है कि सबकी सहभागिता, और यहाँ पे सबकी सहभागिता का तात्पर्य है खासतौर से कमजोर वर्ग,
इसीलिए इसको पीपुल्स प्लान कैंपेन भी कहा गया। दूसरा है, हमें जो दूसरा स्टेप है इसके बाद, वो है डाटा कलेक्शन और सिचुएशन एनालिसिस, यानी परिस्थिति विश्लेषण। परिस्थिति विश्लेषण तीसरा चरण है समस्याओं, आवश्यकताओं की पहचान, और चौथा चरण है, और इसी में एक चीज और है, प्राथमिकता निर्धारण। चौथा चरण है संसाधनों की पहचान, और ड्राफ्ट प्लान यानी ड्राफ्ट स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना। पांचवा चरण है चर्चा के बाद ग्राम सभा का अनुमोदन, और छठवां चरण है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना। क्योंकि अगर आपने प्लान बना लिया, अपलोड नहीं किया, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जब अपलोड होगा और तभी आप उसको कार्य रूप में परिणत कर पाएंगे, यानी एक्टिविटी कर पाएंगे। तो अब ये देखिए, पहला चरण क्या है, वातावरण सृजन या माहौल बनाना, किसके लिए, सबकी सहभागिता के लिए, डाटा कलेक्शन और परिस्थिति विश्लेषण। तो डाटा कलेक्शन क्यों, कि हमारे गांव में अलग अलग विषय वस्तु पर स्थिति क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थिति क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति क्या है, पोषण के क्षेत्र में स्थिति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के में हमारी स्थिति क्या है, वातावरण में हमारी स्थिति क्या है, मतलब जितने भी हमारे मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के काम हैं, उन सब की अलग अलग स्थितियों को देखना। तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जब हम लोग सिचुएशन एनालिसिस कर लेते हैं तो क्या निकल करके आता है, गांव की समस्याएं, जरूरतें निकल के आती हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी जरूरतें होंगी, तो सबको तो हम पूरा कर नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमको प्राथमिकता निर्धारित करना पड़ता है। और संसाधनों की पहचान चौथा है, और संसाधनों की पहचान और हमारे आवश्यकताओं, तो जो हमने प्रेफरेंसेज बनाई है प्राथमिकता, उनको मिला करके हम DSR बनाते हैं, ड्राफ्ट स्ट्रक्चर रिपोर्ट, और उसको लेकर ग्राम सभा में रखते हैं, ग्राम सभा अनुमोदन करती है, फिर उसको ग्राम सभा पोर्टल पर अपलोड करते हैं। तो अब यहाँ पे एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना पड़ेगा कि 2018 से पीपुल्स प्लान कैंपेन नाम दिया गया इसको, ग्राम पंचायत विकास योजना को बनाने की प्रक्रिया को। तो उस समय यह एनालिसिस करने में पता चला कि ग्राम पंचायतें अभी भी कंस्ट्रक्शन के काम को फोकस कर रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य 1 जनवरी 2016 से शुरू हुआ। हम भी चूंकि एक सेक्रेटरी हैं, मतलब हमारा देश भी सेक्रेटरी है, तो हमको भी 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना था। तो सरकार ने 2018 में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया कि हम ग्राम पंचायत के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण करेंगे, यानी कि जो हमारे 29 विषय है उससे जोड़ करके योजना बनाएंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया, जैसे गरीबी को ख़त्म करना, भूखमरी को ख़त्म करना, शिक्षा को सुनिश्चित करना, जेंडर इक्वलिटी की बात करना, स्वास्थ्य और वेलबींग की बात की गई, एफोर्डेबल एनर्जी का बात किया गया, अल्टरनेट और एफोर्डेबल एनर्जी की बात की गई, पर्यावरण संतुलन की बात की गई, सबकी सहभागिता की बात की गई। तो वो 17 जो लक्ष्य थे उन लक्ष्यों को 29 विषयों के साथ, जो कि 11 शेड्यूल के अंतर्गत मिलाया गया पंचायत की योजना। लेकिन 2020 तक आते आते हमें, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और अन्य राज्यों के कंसल्टेशन से ये पता चला
यह संभव नहीं है कि पंचायतें 17 लक्ष्यों को लेकर के चल पाए। तो 2021-22 में एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों को 9 थीम में डाइवर्ट किया, 9 क्षेत्रों में डाइवर्ट किया। तो यहाँ समझना इसलिए जरूरी है कि जब ग्राम पंचायत विकास योजना बनेगी तो हमें पहली बैठक में संकल्प लेना है। तो पहला क्या था थीम? गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत पंचायत। दूसरा था स्वस्थ पंचायत। तीसरा है बाल मैत्री पंचायत। चौथा है पर्याप्त जल युक्त गांव। पांचवा है स्वच्छ एवं हरा भरा गांव। छठवां है पर्याप्त आधारभूत ढांचे वाला गांव। उसके बाद छठा है हमारा न्याय संगत और सामाजिक रूप से सशक्त गांव। उसके बाद हमारा है सुशासन वाला गांव और 9वां थीम है महिला हितैषी पंचायत, महिला हितैषी गांव। तो इन 9 संकल्पों में से हमें कम से कम 1 या 2 लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी एक और बारीकी समझना पड़ेगा कि 2020 तक 14th फाइनेंस कमीशन का सिस्टम चला, रिकमेंडेशन पे काम हुआ। 2021 से लेकर के 26 तक के लिए हमारा 15th फाइनेंस कमीशन आ गया। तो 15th फाइनेंस कमीशन के गाइडलाइन में टाइट और अनटाइट फंड की बात की गई। तो जो टाइट फंड था वो 60% था और ये जो 60 था वो 30 वाटर और 30 सैनिटेशन से संबंधित। यानी कि अगर एक ग्राम पंचायत को 100 रुपया दिया जाता है तो वो ग्राम पंचायत 60 रुपया वाटर और सैनिटेशन पे खर्च करेगी। ये उसकी बाध्यता है जब तक कि सेचुरेशन ना आए। और बाकी जो ये बचा 40%, इस 40% को 29 विषयों पर खर्च कर सकती है। तो यहाँ पे एक चीज निकल करके आया कि जो 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा आया उसको बांट दिया गया कि आपको पहले किस पे काम करना है। तो जो 9 थीम था उसमें से पर्याप्त जल युक्त गांव और स्वच्छ भरा गांव लगभग मैंडेटरी था हर पंचायतों को उस पर काम करने के लिए, और उसी पे था 60% खर्च करना, 40% 29 विषय पे। लेकिन जैसे जैसे गाइडलाइन आती गई, लास्ट ईयर की बात है कि ये कहा गया कि जो भी आप थीम लेंगे इन दोनों, ये तो मैंडेटरी हो गया, इसके अलावा हर राज्यों ने अपने यहाँ 1 या 2 थीम लेने के लिए गाइडलाइन बनाई। तो जब आप थीम लेंगे तो इसका 25% यानी कि 10 आपको उस थीम पे खर्च करना पड़ेगा। उससे पहले कितना था? 50%। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये टाइट फंड हो गया तो 2 थीम तो हमें लेना ही लेना था, कंपल्सरी था, और पंचायतों को अपनी आवश्यकताओं जरूरतों के अनुसार बाकी बचे 7 थीमों में लेना था। वो किसके बाद लेना है? जब हम क्या करेंगे? सिचुएशन एनालिसिस कर लेंगे। तो निकल करके आए कि हमारे गांव की जरूरतें क्या है, उसी के बाद हम संकल्प लेंगे। तो अब आते हैं पहले चरण पे, वातावरण सृजन या माहौल बनाना क्यों जरूरी है। जब शुरुआत में यह योजना तो इसको नहीं कहेंगे क्योंकि बेसिकली ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया है। तो जब ये शुरू हुई 2016 से, तो ये कहा गया कि ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की उपस्थिति नहीं हो पा रही है, एक्ट के अनुसार कोरम में नहीं हो पा रहा है। तो हम क्यों ना माहौल बनाएं, माहौल ऐसा बनाएं कि हर आदमी को लगे कि भाई मुझको बुलाया गया, मुझसे पूछा गया, मेरे वर्ग की, मेरे समूह की जरूरतों को योजना में शामिल किया गया, तभी वो इम्प्लीमेंटेशन में मदद करेगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं को एडॉप्ट किया गया कि जैसे हम कैसे लोगों में किस प्रकार से जा करके प्रचार प्रसार करें जिससे कि लोग ग्राम सभा की बैठक में आने के लिए मोबिलाइज हो, क्योंकि जब तक वो आएंगे नहीं तब तक वो पीपुल्स प्लान नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर पंचायतों में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ लोग ही
मिलकर के पंचायत की योजना बना लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कमी हमारे एक्ट की है। जैसे ये कहा गया है 11(2) में कि ग्राम सभा की बैठक के लिए जो कोरम होगा वो 1/5 होगा, और अगर बैठक का कोरम नहीं पूरा हो पाता है तो क्या होगा कि अगली बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। तो अक्सर हमारी पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक में 2, 4, 10 लोग भी अगर मिल करके प्लान बनाते हैं तो अप्रूव हो जाता है। हम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जब ये गाइडलाइन आई तो कहा गया कि हर इस बैठक के लिए, खासतौर से ग्राम सभा के लिए 1/10 और उसमें 30% महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि फिर एक्ट का क्या मतलब है, क्योंकि हर राज्य के एक्ट में कोरम का अलग अलग प्रावधान है। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1/5 है, बिहार की बात करें तो 1/10 है। इसी तरह से अलग अलग राज्यों में जब जाएंगे तो कोरम के लिए कहीं 1/20 है। अगर तमिलनाडु में जाएं तो जनसंख्या गांव की कितनी है उस हिसाब से कोरम, कितनी तक जनसंख्या होगी तो इतना कोरम होगा। तो अलग अलग व्यवस्था। तो फिर बाद में गाइडलाइन में संशोधन करके केंद्र सरकार ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कहा कि एक्ट के अनुसार, लेकिन अगर हो सके तो कम से कम ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए ग्राम सभा के जो सदस्यों की संख्या हो 1/10 हो, उसमें 30% महिलाएं। इसमें यह भी कहा गया कि ग्राम सभा से पहले, जैसे पिछले वाले में याद कीजिए दोस्तों, ग्राम सभा से पहले हमें महिला सभा और बाल सभा का भी आयोजन करना है, जिससे कि ग्राम सभा की जब बैठक हो तो बच्चों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित मुद्दे को भी जीपीडीपी में इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तो यह मैं बताना भूल गया था, तो ये प्रक्रिया के दौरान मुझे याद है। तो वातावरण सृजन के लिए जो शुरुआत में था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से सबको लेटर भेजा था, हर प्रधान को एक लेटर, जिसमें यह था कि विकास के कार्य कैसे कैसे चल रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, और आप सभी लोग ग्राम पंचायत विकास योजना बना के काम करें। तो यह बहुत सारी पंचायतों ने अलग अलग तरीके से माहौल बनाया ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए। किसी ने रैली निकाली, किसी ने छोटे छोटे मीटिंग्स किए, किसी ने कठपुतली शो किया, किसी ने नौटंकी का वो किया, नुक्कड़ नाटक का प्रावधान किया, न्यूज़पेपर में निकाला, नारे लिखे। इस तरह से बहुत सारे प्रावधान किए गए, प्रचार प्रसार किया गया, ताकि लोग मोबिलाइज हों, ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित हों और सबकी सहभागिता से बने। इसका एकमात्र उद्देश्य है वातावरण सृजन करने का, माहौल बनाने का, कि अगर सभी लोग आएंगे, सबकी बातों को समाहित करते हुए अगर हम योजना बनाएंगे तो क्रियान्वयन में भी उनका हमें सहयोग मिलेगा। और सिर्फ प्लान बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, उसको क्रियान्वित करना और उसको मॉनिटरिंग करना, और जो कमी है उसको सुधार करना भी है, तभी इस प्लानिंग का कोई महत्व रह जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है कि अगर हमें डाटा कलेक्शन करना है तो हमें हमारे ग्राम पंचायतों में 2 प्रकार के डाटा उपलब्ध हैं, आप सभी जानते हैं, जिसको हम प्राथमिक डाटा कहते हैं और दूसरा हम द्वितीयक डाटा कहते हैं। तो द्वितीयक डाटा जो होता है वो हमारी पंचायतों में उपस्थित होता है, रहता है। जैसे अगर आंगनबाड़ी है तो उसके पास बच्चों का 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का डाटा उपलब्ध है। स्कूल में जाएंगे तो हमें स्कूल वाले बच्चों का डाटा उपलब्ध है। मनरेगा में जाएंगे तो हमारा लेबर से संबंधित है। इसी तरह से हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी विभाग काम कर रहे हैं उनके हितधारक है, उनका एक लिस्ट है, तो वो द्वितीयक डाटा है। लेकिन ये हमेशा अपडेट नहीं रहता। 2011 का सेंसस है, डिस्ट्रिक्ट का स्टैटिस्टिक है, ये सारा क्या होता है, द्वितीय डाटा के अंतर्गत है। तो सबसे पहला पंचायत का क्या जिम्मेदारी है कि इस द्वितीय डाटा का कलेक्शन करे। क्यों कलेक्शन करे? ताकि यह देखे कि हमारे गांव में अलग अलग विषयों पर, अलग अलग योजनाओं पर, अलग अलग विभागों की का जो डाटा है वो क्या करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक डाटा का कलेक्शन अनिवार्य है। वो कैसे होगा? उसका एकमात्र उपाय है PRA।
तो अब पीआरए के माध्यम से हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का गांव वालों के साथ मिलकर के आयोजन करते हैं, जैसे सामाजिक मानचित्रण, संसाधन मानचित्रण, ट्रांजेक्ट वॉक, सर्वे, चपाती चित्रण। तो इसके बहुत सारे स्वरूप हैं। इस सब में ये होता है कि हम जो भी गांव वालों की समस्याएं हैं, बस एक फैसिलिटेटर की भूमिका में जाते हैं, उनके माध्यम से अलग अलग प्रकार के टूल्स का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, वहां की आवश्यकताओं और समस्याओं की उनकी मदद से पहचान करते हैं। पहचान करना क्यों जरूरी है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास द्वितीयक डाटा मिल गया एक स्कूल का कि भाई 1 से लेकर के और 8 तक हर क्लास में इतने लड़के हैं, इतने लड़कियां हैं, इतने का इनरोल्ड है, इतने आ रहे हैं, यानी इतने नामांकन है, इतनी उपस्थिति हो पा रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं, पीने का पानी उपलब्ध है कि नहीं, टीचर और बच्चों का रेशियो मेंटेन है कि नहीं अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब हम बच्चों से बात करेंगे, उनके गार्जियन से, एसएमसी की बैठक हो रही है कि नहीं, कौन बताएगा? मान लीजिए रजिस्टर में तो पता चल गया कि बैठक हो रही है, लेकिन बैठक किस प्रकार की होती है, वो बैठक में भाग लेने वाले होता है। तो जो हमारा द्वितीयक डाटा है, उस द्वितीयक डाटा को हम क्या करते हैं, मैच करते हैं किससे, प्राथमिक डाटा यानी लोगों के साथ मेल करके, जो हम पीआरए टूल्स का यूज करते हैं, उससे हम क्या निकालते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन के बाद हम परिस्थिति विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों जब हम परिस्थिति विश्लेषण करते हैं तो यहीं पर निकल करके क्या आ जाता है कि हमारे गांव की जरूरतें क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, महिलाओं के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, वृद्धों के लिए क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है, पीने के पानी की क्या आवश्यकता है, सड़कों की क्या स्थिति है, खेतों की क्या स्थिति है, कौन कौन सी फसलें, सब कुछ निकल करके आ जाता है। तो दोस्तों यही एनालिसिस शुरुआत में बहुत था। अब क्या हम इसके जब उपयोग कर रहे हैं, पहले था पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। अब चूंकि 9 थीम पर हर पंचायत का डाटा आ गया, जिसको अब पंचायत PAI बोलते हैं, पंचायत एडवांस इंडेक्स। तो 9 थीम के लिए अलग अलग इंडिकेटर दिए हुए हैं, अलग अलग एक्टिविटीज दिए हुए हैं, जो कि ग्राम स्वास्थ्य पोर्टल पे आपके उपलब्ध है। तो अब इसके आधार पे भी देखते हैं कि हमारी पंचायत अलग अलग थीमों पर लास्ट ईयर में क्या क्या काम की है, क्या प्रोग्रेस रहा, क्या उनको अंक मिले हैं, वो बेसिक में है, अचीवर में है या टॉप में है, किस में है, क्योंकि उसको स्कोरिंग के लिए अलग से दिया गया। तो हम जब पीआई पे चर्चा करेंगे तो उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब दोस्तों यह है कि यहाँ प्राथमिक डाटा द्वितीयक डाटा को मैच करते हुए और पंचायत एडवांस इंडेक्स से, जो पिछले साल में हमारा स्कोर है, उससे लेते हुए हम क्या करेंगे, संकल्प पारित करेंगे। और यह संकल्प कहाँ पारित होगा, ग्राम सभा की बैठक में। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हम ग्राम सभा की बैठक करते हैं तो इससे पहले हमें इन सब चीजों को कर लेना होगा। अब आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि परिस्थिति विश्लेषण हो गया, ग्राम सभा की हमने बैठक किया, समस्या आवश्यकताओं की पहचान की, लेकिन बहुत सारी आवश्यकताएं समस्याएं निकल करके आ रही, तो क्या करेंगे, प्राथमिकता निर्धारण। क्यों कर जोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास अगर बड़ी पंचायत बहुत सारी समस्या, तो लेवल फंड नहीं, तो जब लेवल फंड नहीं है तो हम सारी योजनाओं को तो क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। और हमारा जो गाइडलाइन है वो कहता है कि जैसे पिछले साल अगर आपका 100 रुपए का बजट था, तो इस साल आप 120 रुपए का ही योजना बना सकते हैं, यानी कि 20% इंक्रीमेंट के साथ ही आप बना सकते हैं। 20% से ज्यादा इंक्रीमेंट वाले आप योजना नहीं बनाएंगे। तो शुरुआत में जब जीपीडीपी स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो उस समय लोग जितना निकल करके समस्याएं सब डाल दिए थे। तो ग्राम पंचायत का बजट है 5 लाख रुपया, योजना बनी है 25 करोड़ की, 30 करोड़ की, तो अब वो दिक्कत आई। लेकिन अब क्या है, आपको अवेलेबल रिसोर्स के आधार पर ही योजना बनानी है। इसीलिए कहा गया कि जब हम ग्राम सभा की बैठक में समस्याओं आवश्यकताओं की पहचान करते हैं, अब जैसे समस्या आवश्यकताओं की पहचान करना है, प्राथमिकता निर्धारण करना है, तो जो ही आप सिचुएशन एनालिसिस करेंगे आपको पता चल जाएगा मुझे गरीबी मुक्त बनाना है,
स्वस्थ पंचायत की तरफ जाना है, बाल मैत्री की तरफ जाना है, पर्याप्त जल पे जाना है, स्वच्छ हरा भरा पे जाना है, पर्याप्त ढांचे पे काम करना है, न्याय संगत और सामाजिक सुरक्षित गांव पे काम करना है, सुशासन वाले गांव पे काम करना है, या महिला हितैषी काम करना है। क्योंकि जो ही आप सिचुएशन एनालिसिस करेंगे आपके पास सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दो तो आपको लेना ही है, हमने स्पष्ट कहा था, चौथा पांचवा थी। फिर जब ये ग्राम सभा की बैठक में प्राथमिकता का निर्धारण हो जाएगा तो हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी मोटी मोटी कि हमें किन किन विषयों पर काम करना। अब वो लिस्ट भी कहाँ है, हर थीम का अलग अलग क्या क्या एक्टिविटी है ऑलरेडी हमारे ई ग्राम सभा पोर्टल पे है। तो हमें प्लान बनाने से पहले उन एक्टिविटी को निकाल लेने से ये मदद मिलेगा, क्योंकि अगर आपने अलग से कुछ एक्टिविटी की है तो वो लेगा नहीं, आपको टाइप करना नहीं, बस सेलेक्ट करना है ये एक्टिव है। इसमें दोस्तों एक चीज और ध्यान है, दो प्रकार की एक्टिविटी महत्वपूर्ण है। एक तो है जो बिना पैसे के नहीं हो सकती, और एक एक्टिविटी है जो बिना पैसे के हो जाएगी, यानी लो कास्ट नो कास्ट। तो लो कास्ट नो कास्ट यानी कि ज्यादातर वो काम कौन से हैं जो अवेयरनेस जनरेशन का काम करते हैं, जिससे एक माहौल बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत में जितने भी बच्चे हैं सबका टीकाकरण होता है, लेकिन बहुत से लोग टीकाकरण नहीं करा पा रहे हैं, इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं। तो कैंप लगाना, VHSND मनाना, ये क्या कर सकता है, उसमें पैसा तो लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बजटरी प्रावधान तो डिपार्टमेंट का है ये। लेकिन उसमें अगर हम कंपेन को लोगों को मोटिवेट करते हैं, आने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास संसाधन है लेकिन लेने वाले लोग नहीं हैं, तो मोबिलाइज करने के लिए हमें अवेयरनेस क्यों जरूरी है, टीकाकरण क्यों जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना क्यों जरूरी है, स्वास्थ्य पे काम करना क्यों जरूरी है, पोषण पे काम करना क्यों जरूरी है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम समस्याओं आवश्यकताओं की पहचान करेंगे और प्राथमिकता निर्धारण करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये एक्टिविटी मेंशन इसलिए आपको इन्हीं में से लेना है, थीम में से। अगर कोई थीम आपने सेलेक्ट किया तो उस थीम के अंतर्गत 41, 42, 64, 65 जो भी काम है उसी में से आपको सेलेक्ट करना है। दो तरह के, एक बजटरी एक नॉन बजटरी। नॉन बजटरी ज़्यादा कैसे हैं, जिसमें पैसा कम लगेगा या नहीं के बराबर लगेगा। अब आते हैं संसाधनों की पहचान। तो दोस्तों अगर हम ग्राम पंचायत के संसाधनों की बात करें तो हमारे पास वर्गीकरण करने के लिए बहुत अच्छे आधार हैं। एक केंद्र सरकार, अब हम लोग इस पे संसाधन की रिसोर्स इन्वेलप की बात करने जा रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत के पास कहां से पैसा आता है, ये सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र सरकार किस तरह से करती है, दो तरह से। एक तो फाइनेंस कमीशन, अभी 15 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर से 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन लागू होंगे। तो 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार, यानी कमीशन फाइनेंस कमीशन के अनुसार 280 के तहत जो गठित होती है, आर्टिकल 280 के तहत। फिर योजनाओं से संबंधित, योजनाओं में अभियान भी आ गया। तो केंद्र सरकार दो तरह से पंचायतों को फंडिंग करती है। तीसरा भी है जो कि इंसेंटिव के रूप में होता है, अवार्ड के रूप में होता है, लेकिन मैंडेटरी है कि 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा आ ही रहा है, 16 में आएगा ही, 14 में आया ही, 10वें फाइनेंस कमीशन से पंचायतों को पैसा देने की बात आई, क्योंकि 91 से 95 था और उसी समय हमारा 73rd अमेंडमेंट लागू हुआ। तो 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा और योजनाओं या अभियान का पैसा, और तीसरा इंसेंटिव का पैसा। इसी तरह से सेम राज्य सरकार, तो राज्य सरकार का स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा और राज्य सरकार की योजनाएं या अभियान। अब यहाँ पे थोड़ा उत्तर प्रदेश के संबंध में समझ आते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा, तो कुल राज्य की ग्रास इनकम का 5% पंचायतों को जाता है और 7.5% नगर पंचायतों यानी नगर म्यूनिसिपालिटीज को जाता है। तो 12.5% कुल राज्य की ग्रॉस इनकम का लोकल गवर्नेंस को जाता है, नहीं लोकल बॉडीज को जाता है और पंचायत को जाता है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा और स्टेट की योजनाओं का। स्टेट की योजना में जैसे हरितमा अभियान है, उत्तर प्रदेश के 27 जिले ऐसे हैं जो गंगा किनारे बसे हुए हैं, तो उनके लिए हरितमा अभियान चलाया गया। अभी आप देखिए स्वच्छ भारत मिशन,
जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य मिशन और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, फूड सिक्योरिटी का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आता है स्कीम, फिर इसके बाद से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बहुत सारी योजनाएं, अलग अलग विभाग की योजनाएं हैं। तो उसका पैसा दो तरह से पैसा आता है, एक ग्राम पंचायत के खाते में आता है जिसको प्रधान और सेक्रेटरी के सिग्नेचर से निकाला जाता है, और दूसरा जो आता है पैसा हमारा वो योजनाओं के माध्यम से इंडिविजुअल के खाते में आता है। लेकिन अभियान का जो पैसा आता है ग्राम पंचायत के विकास के लिए आता है, उसको बाइफरकेट करते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन का पैसा तो इंडिविजुअल टॉयलेट के लिए भी आया, कॉमन टॉयलेट के लिए भी आया, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी आया। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्य सरकार के द्वारा स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार के द्वारा 15th फाइनेंस कमीशन और केंद्र सरकार की योजनाएं जो कि 29 मिशन से संबंधित है। उसके बाद से तीसरा और महत्वपूर्ण है OSR। अगर भारतीय संविधान में बात करें तो 243H में प्रावधान है किस चीज का, कि ग्राम पंचायतें कर लगाएंगी, शुल्क लगाएंगी, फीस लगाएंगी, टोल टैक्स लगाएंगी। और अगर उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात करें तो सेक्शन उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 37 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायतें टैक्स लगाएंगी। तो वो ऐसा पहला क्या हो गया, राज्य सरकार का स्रोत है, दूसरा केंद्र सरकार स्रोत है, तीसरा OSR स्रोत है। OSR के लिए संवैधानिक बाध्यता भी है और राज्य के कानून भी है। अलग अलग राज्यों में उन सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए अलग अलग प्रकार की सूचियां बनी है, जिसके अनुसार राज्य की पंचायतें, अलग अलग राज्य की अलग अलग पंचायतें कर लगा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में नियम क्या है, 220 से लेकर के उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 220 से लेकर 231 तक में उन प्रक्रियाओं को दिया गया है जिससे पंचायतें कर लगा सकती हैं। तो पहला स्रोत राज्य सरकार का स्टेट फाइनेंस कमीशन, दूसरा योजनाएं केंद्र सरकार का 15th फाइनेंस कमीशन, योजनाएं ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ग्राम पंचायत की खुद की आय, जो कि ग्राम पंचायत को दिए जाने वाले सेवाओं सुविधाओं के बदले ग्राम पंचायत के लोगों से कलेक्ट किया जाता है। भारतीय संविधान में 243H में प्रावधान है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज के धारा 37 में प्रावधान है। नियमावली के नियम संख्या 220 से 231 में प्रक्रिया दी गई है टैक्स लगाने की और छूट की आदि। चौथा में हम अदर्स कर सकते हैं। ये अदर्स की लिस्ट लंबी, जैसे अदर्स में क्या हो गया, CSR का पैसा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पैसा, सांसद निधि, विधायक निधि, क्षेत्र पंचायत की निधि, जिला पंचायत की निधि और भी अन्य स्रोत हो सकते हैं जो वैकल्पिक स्रोत होते हैं। जैसे एक और आप देखे होंगे, वो भी ग्राम पंचायत का, पंचायतों में जो तालाब होते हैं उसका पट्टा देने का पैसा, वो भी ग्राम पंचायत की आय के स्रोत है। तो वो ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू में आ जाता है। तो इस तरह से हमारी पंचायतों को पैसा मिलता है। तो हमारी पंचायतों के आय के स्रोत अब चूंकि आत्मनिर्भर पंचायत बनना है, इसीलिए सरकार ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू पर ज्यादा फोकस कर रही है। केरल में, पश्चिम बंगाल में, जैसे मैं आपको एक डूंगरपुर का एग्जांपल दूं, जिसको प्रथम 2016 में प्रथम 16-17 में प्रथम GPTP का अवार्ड मिला था। उसका एनुअल बजट था 9 करोड़, उसमें से 2.5 करोड़ उसका ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। और सरकार ने OSR के लिए एक समर्थ पोर्टल भी बनाया है, जिसपे आप जाकर के देख सकते हैं कि अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग राज्यों में ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू का कितना पैसा आया है। तो इस प्रकार अब आप देखिए कि आपके पास समस्याएं आ गई, आवश्यकताएं आ गई। उन समस्याओं आवश्यकताओं के अगेंस्ट आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी आ गई। अब इस फंड को लेकर के हमको क्या करना है, एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करना है। और वो ड्राफ्ट प्लान में का स्वरूप क्या होगा, कौन सा काम किया जाना है, कब कहाँ किया जाना है, कहाँ किया जाना है, लागत क्या आएगी, उस लागत को पूछती होगी। अगर सड़क है तो दूरी कितनी होगी, अगर कोई भवन बन रहा है तो उसका कंस्ट्रक्शन कितना होगा, कितने स्क्वायर फीट में बनेगा, जो भी है इस तरह का प्लान बनाया जाता है। फिर वो कहाँ से पैसा आएगा,
फिर इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है मनरेगा का। मनरेगा में जब लेबर बजट बनता है तो हर ग्राम पंचायत में जितने भी हाउस होल्ड हैं जो कार्ड धारक करते हैं और वास्तव में जो काम करने वाले हैं उनको लेकर के लेबर बजट बनाया जाता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना गांव की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को, जो कि कृषि, वाटर और नॉन एग्रीकल्चर या आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एलाइड काम हैं, उनसे संबंधित योजनाओं को मनरेगा के तहत क्रियान्वित किया जाता है। तो वहाँ भी एक मेजर सोर्स ऑफ फंड है ग्राम पंचायत की विकास करने के लिए। इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन का एक बहुत बड़ा फंड है। जल जीवन मिशन का फंड आप देख ही रहे हैं, हर ग्राम पंचायतों में बन रहा है क्या, पानी की टंकी और सप्लाई हो रहा है। तो अब दोस्तों, जब हमें समस्याएं निकल गई, आवश्यकताएं निकल गई, प्राथमिकताएं निकल गई, संकल्प निकल गया, सबकी सहभागिता से बना, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे थोड़ा हमें और समझना पड़ेगा कि एक बार हम प्लान बना करके, जिसको ड्राफ्ट स्टेटस रिपोर्ट कहेंगे, ग्राम सभा की बैठक में आएंगे, ग्राम सभा उसमें अगर कुछ सुधार करती है, सुझाव देती है, तो उसको ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि सुधार करके पुनः ग्राम सभा में ले आए और ग्राम सभा में उसको अप्रूव कराए। और ग्राम सभा जब एक बार अप्रूव कर देती है तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उसको अपलोड किया जाता है। लेकिन 2-3 बातें और इसमें समझने की हैं। जैसे अगर हम डाटा कलेक्शन की प्रक्रिया को, और खास तौर से प्राथमिक डाटा के कलेक्शन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं पीआरए के माध्यम से, तो लोगों का जुड़ाव होगा। और अब ये देखिए कि सारे स्टेप्स में लोगों की सहभागिता के बिना कोई स्टेप्स नहीं पूरा कर सकते। जैसे वातावरण सृजन करेंगे तो सबके पास जाना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, लोगों से मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा, उन तक बात पहुंचानी होगी। डाटा कलेक्शन आपने सेकेंडरी का कर लिया तो सारे कर्मियों से आपका संपर्क हो गया। जब प्राथमिक डाटा कलेक्शन के लिए गए, सामाजिक मानचित्रण का प्रयोग किए, संसाधन मानचित्रण का प्रयोग किए, ट्रांजेक्टवा किए, सर्वे किए, चपाती चित्रण, जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हैं पीआरए के, उससे लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा। फिर उन्हीं के साथ ग्राम सभा की बैठक में मिल करके क्या करेंगे, प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगे। फिर संसाधनों को लेकर के ग्राम सभा में रिपोर्ट रखेंगे, भाई देखिए ये हमारे पास संसाधन है, ये हमारी जरूरतें हैं, और अब आप बताइए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। तो यहाँ पे प्राथमिकता का तात्पर्य है कि जो हमारा थीम के अंतर्गत अलग अलग एक्टिविटी है, उसमें से किन किन एक्टिविटी को हम ले रहे हैं। फिर ग्राम सभा का अनुमोदन। अब यहाँ पे ग्राम सभा का जब अनुमोदन आता है तो उत्तर प्रदेश के विशेष सदन में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देने का एक क्राइटेरिया है। जैसे 5 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति ग्राम सभा दे सकता है। 5 लाख से 7.5 लाख तक एडीओ पंचायत देगा, 7.5 लाख से 10 लाख तक डीपीआरओ देगा, और 10 लाख से ऊपर का जब कोई प्लान होगा तो उसमें डीएम का अनुमोदन लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में देखें तो 10 लाख तक ग्राम पंचायतों का, हालांकि यहाँ ग्राम सभा का अनुमोदन है, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो वो अनुमोदित ग्राम पंचायत ही करती है। फिर ई ग्राम स्वराज पोर्टल, दोस्तों इस पे आपको विजिट करना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत के आप सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के कर्मी हैं, प्रधान हैं, सचिव हैं, तो एक बार निश्चित तौर पे आप सभी लोगों को मिल करके, सदस्यों को, कर्मियों को मिल करके पंचायत सहायक के साथ ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विजिट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पंचायत प्रोफाइल है, जिस तरह से मेंशन किया गया उसके अनुसार है कि नहीं, ग्राम पंचायत की प्रॉपर प्लानिंग है कि नहीं, ग्राम सभा की मीटिंग की बात हो रही है कि नहीं, उसका पीडीएफ फाइल अपलोड है कि नहीं हमारे पास। और इतना नहीं, जब ये प्लान अप्रूव हो जाए तो हर पंचायत की जिम्मेदारी है, सचिव की जिम्मेदारी है, सहायक की जिम्मेदारी है, प्रधान की जिम्मेदारी है कि उसका प्रिंट आउट निकाल के और अपने ग्राम पंचायत के सचिवालय में रखे। ग्राम पंचायत के सचिवालय में इसलिए रखे कि कोई भी गांव का नागरिक अगर आकर के देखना चाहे, जानना चाहे या पूछना चाहता है तो पूछ सके। संसाधनों में दोस्तों हमको एक बात पे फोकस करना पड़ेगा कि ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए मानसिक रूप से हमारे गांव के लोग तैयार नहीं है, क्योंकि उनको उस तरह की सेवाएं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी सेवाएं, सुविधाएं
प्रमाण पत्रों को पंचायत सहायक के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिवालय में ही प्रोवाइड करने का जो प्रक्रिया शुरू किया है वो सराहनीय है। उससे ग्राम पंचायत के उन सोर्स ऑफ रेवेन्यू का एक शुरुआत हो गया है। तो इसको हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा या बनाना है तो लोगों को सेवा, सुविधा, शुल्क, टैक्स जो भी आप उसको कहें देना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी पंचायतें हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र की पंचायत है पटोदा, वहाँ पे 22 लाख रुपया टैक्स से आता है ग्राम पंचायत, जबकि एक समय में वो पंचायत बहुत ही खराब थी, गरीब थी। लेकिन आज स्थिति क्या है उसकी पहचान है। बहुत सारी पंचायत, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पंचायतें हैं, लेकिन जिस तरह का ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, उस तरह का नहीं है। तो ये थोड़ा इस मानसिकता पे भी हमें काम करना पड़ेगा कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो केंद्र सरकार पे अपनी निर्भरता को कम करें, राज्य सरकार पे अपनी निर्भरता को कम करें, क्योंकि केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा, CSR का पैसा, कोई भी पैसा होता है तो उसके साथ शर्त होता है, यानी वो पैसा शर्त के तहत ही आप खर्च कर पाते हैं। लेकिन अगर ग्राम पंचायत का अपना पैसा होगा, लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे काइंड रूप में, चाहे लेबर के रूप में, चाहे धन के रूप में, चाहे वस्तु दान के रूप में, किसी भी तरह से होगा, तो उसको वो प्लान बना करके अपने अनुसार खर्च कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 15 फाइनेंस कमीशन में 60% आपको थीम 4 और 5 पे खर्च करना है। भले ही उस गाँव की वो जरूरत न हो, तो गाइडलाइन को फॉलो करना है, क्योंकि आप खर्च नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट सही नहीं रहेगा। दूसरा बात यह है सर, आप दोस्तों की अब कोई भी कैश पेमेंट नहीं हो रहा है ग्राम पंचायतों में, सब ऑनलाइन पेमेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में जो हर साल सितंबर के महीने में जियो निकलता है पंचायती राज विभाग का, उसमें यह मेंशन है कि ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए 2 बैठकों के लिए 2500 रुपए तक 15 फाइनेंस कमीशन से खर्च कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन से ग्राम सभा की 4 बैठकों के लिए 900 रुपए के हिसाब से 3600 रुपया खर्च कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों की बैठकों के लिए 180 रुपया प्रति बैठक के हिसाब से 2160 रुपया, यानी 12 बैठकें होती हैं, खर्च कर सकते हैं, जो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिर आइए हम लोग इसको समअप करते हैं। पहला हमारा स्टेप क्या है? वातावरण सचेत माहौल बनना। क्यों? क्योंकि सबकी सहभागिता हो। डाटा कलेक्शन और परिस्थिति विश्लेषण क्यों जरूरी है? लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, लोगों को ये लगे कि हमारी अपनी योजना है, हमारा अपना काम है, इसलिए हमको आगे आना है, इम्प्लीमेंटेशन होगा, मॉनिटरिंग होगा, उसमें हम कंट्रीब्यूशन करेंगे। समस्या और आवश्यकताओं को निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर जो हमारी ज़रूरतें हैं उसी के अनुसार काम होगा तो हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूज कर पाएंगे, जो हमारे गांव के लिए वास्तविक जरूरत है। संसाधनों की पहचान में आपने देख ही लिया कि किस किस प्रकार से आता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अदर्स में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर हमारे बहुत सारे नेशनल स्कीम्स हैं जिसपे पैसा आता है। फिर ग्राम सभा का अनुमोदन। ग्राम सभा का अनुमोदन में जैसे बताया 5 लाख तक के कार्यों का अनुमोदन प्रशासनिक व्यक्ति ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कह सकते हैं। दूसरा 5 से 7.5 लाख तक रेडियो पंचायत, 7.5 से 10 लाख तक DPRO साहब और DM साहब 10 लाख से ऊपर तक का योजना का अनुमोदन कर दें। अलग अलग टेक्निकल स्वीकृति के लिए अलग अलग प्रकार के यूनियन है, उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत विकास योजना जो बनाने की प्रक्रिया है, इसमें एक और नया ग्राम सभा सार पोर्टल केंद्र सरकार ने डेवलप किया है। जैसे हम प्रायः देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने ग्राम सभा की मीटिंग की और चाहे पहली बैठक हो चाहे अंतिम बैठक हो, जब हमने ग्राम सभा की बैठक की तो रिपोर्ट लिखने वाला कोई नहीं है, कुछ बातें छूट गई, कुछ लिखी गई। तो केंद्र सरकार ने पहली बार ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा की बैठक के लिए AI का यूज करने के लिए ग्राम सभा सार पोर्टल बनाया है, जिसमें पंचायत सचिव, सेक्रेटरी, सदस्य कोई भी मोबाइल से अगर रिकॉर्डिंग कर लेता है, चाहे ऑडियो वीडियो, तो वो AI मीटिंग मिनट्स में तब्दील कर देगा और वो आपकी ग्राम सभा सार पोर्टल पे हमेशा रहेगा। जब भी आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। दूसरा दोस्तों, जो हमारा पहला ग्राम सभा का बैठक होता है उसमें
सभी विभागों के कर्मियों की उपस्थिति आवश्यक है। उनको अपने अपने विभागों की अपनी अपनी योजनाओं की और लाभार्थियों के बारे में डिटेल रखना होता है, जिससे गांव वाले समझ पाए, उसको पुष्टि प्रदान कर पाए कि हाँ यह बात सही है। तो ये रहा हमारा ग्राम पंचायत विकास योजना। कुछ दोस्तों छूट गया हो तो आप हमें याद दिलाएंगे, हम उसको फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद वाला जो है वो हमारा 4th होगा, लेकिन ये 3 जो हमने सीरीज बनाई है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आपका सुझाव, आपका कमेंट हमें और बूस्टअप करेगा अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यह ज्ञान अपने तक ही सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों, मित्रों, कर्मचारियों सब तक फैलाइए। नमस्कार, धन्यवाद।